हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग गुड। ग्रेट। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। और अगर नहीं भी चल रही है, मैं फिर से रिपीट करूंगा बच्चों, प्लीज़ गेयर अप, चेंज द गेयर, एक लेवल अप जाइए। आपके करियर का सवाल है, बहुत बहुत क्रूशल टाइम है, कम समय बचा हुआ है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। तो उसी तैयारी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक चैप्टर सीखेंगे। 12th क्लास का ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों, आप तैयार हैं इसको पढ़ने के लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसमें से एक सवाल तो 100% आना है। एंड आई एम टेलिंग यू, चांसेस क्या होते हैं कि अगर मैं देखूं कि 10 सवाल केमिकल काइनेटिक्स से आते हैं तो 10 में से आप मानिए बच्चों कि 9 सवाल तो हमेशा वो सिंपली पूछते हैं। That means we are having a 90% probability that the question which will be coming from chemical kinetics will be a simple question, provided that your concepts are clear. नीट बच्चों वो डेटा बेस्ड एग्जाम नहीं है। नीट बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन है जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को, जो साइंस की बातें हैं, और साइंस जो रटना नहीं हो सकता बच्चों, है ना। तो हम लोग कॉन्सेप्ट को कमांड करेंगे, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छा खासा रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस के साथ साथ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री को, है ना, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को मोटे तौर पर बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। वन इज थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपने 11th में पढ़ रखी होगी, और दूसरा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये मोटे मोटे दो डिवीजन है ना, ब्रॉड डिविजन्स ऑफ केमिस्ट्री। कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा, वो थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करती है ना, वेदर द प्रोसेस अकर्स और नॉट, ओके। प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। अब अगर होगा तो कितनी जल्दी होगा, हाउ फास्ट इट विल बी हैपनिंग और विल अकर, दिस विल बी डिसाइड बाय केमिकल काइनेटिक्स। हाउ फास्ट द प्रोसेस अकर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स आपको बताएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं, और अगर हो गया तो कितनी जल्दी होगा, कितनी स्लो होगा, दिस विल बी डिसाइड बाय केमिकल काइनेटिक्स। एक बात और, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। अगर प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा या स्लो होगा, ये केमिकल काइनेटिक्स बताएगी। थर्मोडायनेमिक्स इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इट इज बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं मैं कि केमिकल काइनेटिक्स की डिमांड क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की जो डिमांड है वो है कि कोई भी रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगी उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे और कितने अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं द डिमांड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मैं केमिकल काइनेटिक्स को सीके करके लिख रहा हूं शॉर्ट में। द डिमांड ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज टू अंडरस्टैंड the mathematical form of a reaction, ठीक है। अब ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है मैं आपको अभी 2 मिनट में समझाता हूं। आप आराम से आप बस इतना करिए, जो मैं बोल रहा हूं आप अच्छे से सुनो। ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं बच्चों जो आप सॉल्व नहीं कर सकते केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो प्लीज आराम से फोकस करते रहो। अगर मैं पूछूं आपसे अगेन कि केमिकल काइनेटिक्स का पर्पस क्या है, हम पढ़ते ही क्यों है केमिकल काइनेटिक्स को, है ना। आई एम टेलिंग यू द पर्पस ऑफ केमिकल काइनेटिक्स is to associate the speed with a chemical reaction, yes or no?
quantify it and measure it. ओके मतलब क्या है कि हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं, तो काइनेटिक्स का मतलब हो गया स्पीड, वेलोसिटी, कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से कर रहा है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन अ रिएक्शन यू टॉकिंग अबाउट, एनी रिएक्शन कैन अकर एट डिफरेंट स्पीड्स। कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपने आयरन को बाहर रखा होगा, देखा होगा, बारिश पड़ रही है, धूप पड़ रही है, वो धीमे धीमे सालों में वो रस्ट होता है। इट्स अ वेरी स्लो रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि आपने NaOH लिया, HCl लिया, एकदम से भड़ाम से रिएक्शन होता है, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। सोडियम को आपने पानी में डाल दिया, विस्फोट कर जाएगा। एक्सप्लोसिव रिएक्शन जितने भी होते हैं, दे आर ऑल व्हाट, दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। आर यू गेटिंग दैट? तो हम ना तो बहुत स्लो रिएक्शन की स्टडी करेंगे, ना हम बहुत फास्ट रिएक्शन की स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे किसकी? मॉडरेट रिएक्शंस की, मतलब कि जिनकी स्पीड बहुत मॉडरेट होती है बच्चों। हम फास्ट रिएक्शन की और स्लो रिएक्शन की स्टडी नहीं करेंगे। विल बी स्टडिंग व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शंस अंडर केमिकल काइनेटिक्स? विल बी स्टडिंग व्हाट? रिएक्शंस which occur at moderate speed, अब हम क्या करेंगे? कोई भी रिएक्शन है, पहले तो उस रिएक्शन से एक की स्पीड को हम फाइंड करेंगे, उसको क्वांटिफाई करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर हम मेजर करेंगे, है ना, कि आप किस तरह से मेजर करना चाहते हैं। मीटर पर सेकंड, जैसे अपनी कोई कार मूव कर रही है तो हम स्पीड को कैसे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, या फिर किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो ऐसे ही इसको कैसे मेजर करेंगे? मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर मिनट, या ग्राम्स पर सेकंड पर मिनट, जो भी होता है ना। तो कुछ ऐसे मेजर करेंगे, वो अपन आगे लेक्चर में देखते हैं बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों व्हाट इज बेसिकली अ रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस टॉपिक का कोर है बच्चों, इसी पे ही सारी चर्चा होनी है। सारा का सारा केमिकल काइनेटिक्स इस बात पर घूमने वाला है कि किसी रिएक्शन का रेट क्या होगा। रेट मतलब यहां पर स्पीड से होगा, कि किस रिएक्शन की स्पीड कितनी होने वाली है। दैट इज कॉल्ड योर रेट ऑफ रिएक्शन। मेरी बात क्लियर हुई? ग्रेट। तो हम इस पूरे चैप्टर में जिस चीज पे फोकस करेंगे उस चीज का नाम है रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन का या स्पीड ऑफ रिएक्शन का, तो बच्चों देखो क्या होता है कि जब भी कभी आप कोई बुक पढ़ेंगे या आप किसी से सुनेंगे, तो वो अक्सर आपको अधूरी इंफॉर्मेशन देगा या गलत इंफॉर्मेशन देगा, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और अच्छा, साइंस की बात है तो साइंस इज वेरी टेक्निकल। आप इसके साथ लेमैन एक्टिविटीज नहीं कर सकते। यू हैव टू वेरी टेक्निकल, वेरी एक्यूरेट। अगर आप एक्यूरेट नहीं है, आप एवं ही कुछ भी कह रहे हैं, तो आप गलत जा रहे हैं बच्चों। आपके नंबर नहीं आएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, बहुत आसान है सिलेक्शन। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है। वो क्या काम करना है आपको? जो साइंस है, जो साइंस की डिमांड है, वो क्या डिमांड है कि यू शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस। जब तक कि आपको किसी चीज की क्लैरिटी नहीं हो रही है, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एंड कीप ऑन थिंकिंग ऑल्सो। आई मीन यू शुड नॉट बी आस्किंग रबिश क्वेश्चंस, है ना। दो देयर इज नथिंग लाइक रबिश, इट्स लाइक समथिंग विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड, बट बिफोर आस्किंग एनीथिंग इट इज शुड बी योर प्रेरोगेटिव कि आप जो है उस क्वेश्चन के बारे में खुद सोचें। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। कोई भी जो है बच्चों रेडीमेड सोल्यूशन नहीं मिलने वाले। जो लोग आपको रेडीमेड सोल्यूशन देने वाले हैं वो आपका सत्यानाश कर रहे हैं, वो आपका भला नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज आप उस पर काम करेंगे, सोचेंगे, थिंक करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड पे काम करेंगे। आप जब डॉक्टर बनेंगे तो आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। तो उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप बार बार किसी के पास सॉल्यूशन ढूंढने थोड़ी जाओगे कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन बता दो, सर मुझे इसका सॉल्यूशन बता दो, सर ये क्वेश्चन आ गया इसका बता दो। नो नो नो, यू गॉट टू बी अ फाइटर। इंडिया में हमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, और जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं दे हैव एन एबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना। अब वो लाइफ की प्रॉब्लम्स हो चाहे वो साइंस की प्रॉब्लम्स हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं और डेवलप करना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसका मनन करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। कोई डाउट आएगा तो पूछेंगे, पूछिए जरूर, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे बच्चों तो कोई आपके पास नहीं आएगा। पता ही नहीं चलना ना किसी को कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पूछेंगे उसको और सोचेंगे उसको, ठीक है। और हताश नहीं होंगे, बार बार लड़ेंगे। जब तक, कब तक लड़ेंगे? जब तक कि जंग जीत नहीं जाते, तब तक हम लड़ते रहेंगे, ठीक है। दैट इज द मोटो ऑफ दिस प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलिए आइए,
तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोई रिएक्शन है A प्लस 2B गिविंग यू से 3C। अगर मैं पूछूं इसमें कि भैया व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या डिफाइन करोगे, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों? कई बार बच्चे बोलते हैं सर द रेट एट विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट और द रेट एट विच द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों दोनों ही डेफिनेशन गलत नहीं है, सही है, पर अधूरी है, थोड़ी सी अधूरी है, और इसी अधूरेपन की वजह से हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाती है और हम एग्जाम में क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, है ना। वो क्वेश्चन टफ नहीं हो रहा है, हमारी क्लैरिटी नहीं होती है ना, या कोई हमें बताता नहीं है। तो आप ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बजाय इसके कि मैं आपको एक डेफिनेशन लिखाऊं और आपको समझ में ही नहीं आए, तो एक काम करेंगे पहले समझ लेते हैं। डेफिनेशन तो आप खुद ही लिख लेंगे। अब देखो इधर देखो, A प्लस 2B गिविंग यू 3C। बच्चों एक बात बताओ, इस रिएक्शन की डिमांड क्या है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस रिएक्शन? मुझे ऐसा लगता है कि अगर A का एक पार्टिकल B के 2 पार्टिकल से रिएक्ट करेगा, आप ऐसे समझो, A का एक पार्टिकल B के 2 पार्टिकल से जब रिएक्ट करेगा तो C के 3 पार्टिकल बनेंगे। यही तो हुआ रिएक्शन। भाई आप कब कहोगे कि भाई ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है? जब एक A 2B से रिएक्ट करेगा और आपको 3C मिलेंगे। जैसे ही ये एक A B के 2 पार्टिकल से रिएक्ट कर गया, आपको इमीडिएटली 3C मिल जाएंगे, तभी हम कहेंगे कि रिएक्शन पूरा हो गया। दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन बीइंग कंप्लीट। यस और नो? अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसको समझने के लिए आप अच्छा इधर देख लो, या तो ऐसे कह लो या कह लो कि अगर A के 2 पार्टिकल्स लगेंगे तो B के 4 पार्टिकल्स लगेंगे बच्चों। यस और नो? क्योंकि एक पार्टिकल 2 से रिएक्ट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल भी 2 से रिएक्ट करेगा, और एक पार्टिकल जब रिएक्ट कर रहा है तो इसके कितने पार्टिकल बन रहे हैं? 3। तो 1 2 3। दूसरा पार्टिकल जब रिएक्ट करेगा तो वो भी 1 2 3 पार्टिकल्स बनाएगा। तो ओवरऑल C के 6 पार्टिकल बनेंगे, B के 4 पार्टिकल लगेंगे और A के 2 पार्टिकल लगेंगे। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं बच्चों, ध्यान से सुनो इस बात को। देखो इसी रिएक्शन को लेंगे A प्लस 2B गिविंग यू 3C। अब देखो अगर मैं कहूं कि मैंने A के 3 पार्टिकल्स लिए हुए हैं इनिशियली एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, यहां पे मैंने ले रखे हैं इसके 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल ले रखे हैं, और इनिशियली ये कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, है ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। एट t इक्वल टू 0 रिएक्शन की शुरुआत नहीं हुई है। एट t इक्वल टू t1 अब क्या होगा? अगर A का एक पार्टिकल रिएक्ट कर जाएगा तो B के कितने करेंगे? 2 करेंगे। यस और नो? 1 पार्टिकल ऑफ A रिएक्ट्स विद 2 पार्टिकल्स ऑफ B। ये आपका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितना है? 1 है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये बताता है कि A का एक पार्टिकल B के 2 पार्टिकल से रिएक्ट करने वाला है, या फिर कहिए कि A का एक मोल B के 2 मोल से रिएक्ट करेगा। तो देखो इसका एक पार्टिकल इसके 2 पार्टिकल से रिएक्ट कर रहा है, कहिए एक मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, और जैसे ही एक मोल रिएक्ट करेगा कितना बन जाएगा वहां पर बच्चों? कितना बन जाएगा आपको T1 पे? देखो अब ये तो चला गया, तो 1 2 यहां से 2 चले जाएंगे, कितने बच गए? 4 पार्टिकल बच गए, और यहां पे जैसे ही एक जाएगा कितने बन जाएंगे? 1 2 3 पार्टिकल्स बन जाएंगे। यस और नो? अब ऐसे ही t इक्वल टू 2 पे देखोगे तो एक पार्टिकल और निकल जाएगा बच्चों, ये पार्टिकल निकल जाएगा और ये 2 से रिएक्ट कर जाएगा, तो कितने बचेंगे? यहां पर एक पार्टिकल बचेगा। अब यहां पे ये 2 जा चुके हैं, अब बचेंगे ये 2 पार्टिकल्स। यस और नो? और जैसे ही 2 पार्टिकल गए इमीडिएटली यहां पर ये तो ऑलरेडी 3 थे ही थे, 3 पार्टिकल और बन जाएंगे अपने पास। अब ऐसे ही t इक्वल टू 3 पे देखोगे तो अब ये एक पार्टिकल था, ये खत्म। जैसे ये खत्म होगा ये एक 2 को लेके जाएगा, 2 को रिएक्ट करेगा, ये भी खत्म हो जाएगा फाइनली, और ये एक पार्टिकल जो है कितने दे रहा है? 3 दे रहा है। तो यहां पर अपने पास ऑलरेडी 6 पार्टिकल तो है ही, लेकिन एक पार्टिकल जाते जाते 3 पार्टिकल्स और दे गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि इस रिएक्शन की जो डिमांड है वो क्या है कि 1 पार्टिकल ऑफ A विल रिएक्ट विद 2 पार्टिकल्स ऑफ B एंड विल गिव यू 3 पार्टिकल्स ऑफ C। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं बच्चों भैया क्या है इसमें, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आप कहोगे द रेट एट विच द रिएक्टेंट रिएक्ट्स, तो बच्चों देखो बहुत दिक्कत आने वाली है। क्या कि A का एक पार्टिकल रिएक्ट करता है तो B के 2 पार्टिकल रिएक्ट करते हैं और C के 3 पार्टिकल बन जाते हैं। तो ये तो डिफरेंट रेट हो रहा है ना। विद रिस्पेक्ट टू A केवल एक पार्टिकल जाता है तो B के डबल दुगने निकल जाते हैं।
तो जिस रेट से बी रिएक्ट कर रहा है वो डबल है किसका, जिस रेट से ए रिएक्ट कर रहा है। ए का एक पार्टिकल जाएगा, बी के दो पार्टिकल निकल जाएंगे यहां से, यस और नो। और यहां पे देखो आप इमीडिएटली सी के तीन पार्टिकल बन जा रहे हैं। मतलब अगर मैं सब कुछ देखूं कि एक सेकंड में एक पार्टिकल रिएक्ट कर रहा है इसका ए का, तो एक सेकंड के अंदर बी के दो पार्टिकल रिएक्ट करेंगे और सी के तीन पार्टिकल्स बन जाएंगे इमीडिएटली। बात क्लियर हुई? तो अगर आप देखो तो जिस रेट से सी बन रहा है वो तो तिगुना है जिस रेट से ए गायब हो रहा है, और जिस रेट से बी गायब हो रहा है वो भी दुगना है किससे, जिस रेट से ए गायब हो रहा है। तो दोनों के तीनों के रेट्स तो डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे कम रेट तो ए का है गायब होने का, फिर बी का है डबल इससे, सी का रेट तो सबसे ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। तो अब आप बताओ इसमें से कौन सा रेट हो जाएगा? इनमें से बच्चों एक्चुअली एक भी रेट नहीं है। तो जब आप डेफिनेशंस पढ़ते हो किताबों के अंदर और जब ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो क्या पाओगे, आप एक अधूरी डेफिनेशन से आगे बढ़ जाओगे। जैसे ही आपने अधूरी डेफिनेशन को याद कर लिया, रम लिया, फिर तो आपको वो चैप्टर बहुत परेशान करने वाला है बच्चों। इसलिए बोल रहा हूं बहुत आराम से पढ़ो प्लीज, कोई जल्दबाजी मत करो, चीजों को समझो, पूरी क्लैरिटी लो, फिर आगे बढ़ो। उसके बाद देखना साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर ए का एक पार्टिकल जाता है तो बी के दो पार्टिकल डबल डबल निकल जाते हैं और इमीडिएटली सी के तीन पार्टिकल बन जाते हैं। तो जिस रेट से सी बन रहा है वो तिगुना है जिस रेट से ए गायब हो रहा है, जिस रेट से बी गायब हो रहा है वो दुगना है जिस रेट से ए गायब हो रहा है। इन सब के रेट्स डिफरेंट हैं इंडिविजुअली अगर बात करें तो, यस और नो। ये ठीक वैसे ही मान लो कि तीन लोग हैं, एक मैं हूं, मैं हर सेकंड में 1 रुपया देता हूं, एक बी बंदा है वो हर सेकंड 2 रुपए देता है, एक सी बंदा है जो हर सेकंड 3 रुपए लेता है या देता है की बात है। तो भैया सी का जो रेट है मुझसे तो दुगना ही हुआ ना, सॉरी तिगना हुआ, और बी का रेट जो है वो दुगना हुआ मुझसे। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है ना बेटा। तो इनमें से कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता। हाँ मैं इतना कह सकता हूं यहां पर कि जिस रेट से ए गायब हो रहा है पर सेकंड वो है 1, जिस रेट से बी गायब हो रहा है वो है 2 पार्टिकल्स पर सेकंड, जिस रेट से सी फॉर्म हो रहा है वो है 3 पार्टिकल्स पर सेकंड। ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं समझाता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। इधर देखो, आप देखो, हम इसी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं बच्चों। देखो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। a प्लस 2b गिविंग यू 3c। अब एक काम करते हैं, मैं आपको इस एक एरो दे रहा हूं, स्पेशल एरो। ये है बच्चों आपका एलईडी एरो, ध्यान से सुनिए। ये क्या है? आपका एलईडी एरो है भैया, चमकता है एलईडी एरो, लाइट मारता है। तो अब ये कब लाइट मारेगा, ध्यान सुनना इस बात को। जो जैसे ही इस रिएक्शन की डिमांड कंप्लीट हो जाएगी ये ब्लिंक करेगा। ये क्या करेगा? ब्लिंक। और ये कब ब्लिंक करेगा? जब रिएक्शन की डिमांड पूरी होगी। रिएक्शन की डिमांड क्या है? रिएक्शन की डिमांड तो सिर्फ इतनी है ना बच्चों कि ए का एक पार्टिकल बी के दो पार्टिकल जैसे ही रिएक्ट कर जाएंगे ये ब्लिंक करेगा और इमीडिएटली 3 पार्टिकल सी के बन जाएंगे। यस और नो? अब एक बात बताओ, देखो अगर ए का एक पार्टिकल होता है और बी के 2 पार्टिकल रिएक्ट करते हैं 1 सेकंड में, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो आपको फोकस करना है कि ये जो एरो है एलईडी एरो, ये 1 सेकंड में कितनी बार ब्लिंक करेगा। 1 सेकंड के अंदर अगर ए का एक पार्टिकल बी के 2 पार्टिकल रिएक्ट कर जाता है तो ये 1 बार ब्लिंक करेगा। यस और नो? 1 बार ब्लिंक करेगा और इमीडिएटली बच्चों आपको 3 पार्टिकल मिल जाएंगे किसके? सी के। तो ये जितनी बार ब्लिंक करेगा बच्चों 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर मैं कहूं आपसे कि अगर ए के 2 पार्टिकल्स होते हैं मेरे पास, तो अगर ए का एक पार्टिकल बी के 2 पार्टिकल से रिएक्ट कर रहा है तो ए के 2 पार्टिकल्स बी के कितने पार्टिकल से रिएक्ट करेंगे बच्चों? डबल से ना। देखो इसका एक पार्टिकल इसके 2 से कर रहा है तो 2 पार्टिकल करेंगे 4 से। अच्छा, डिमांड क्या थी कि 1 सेकंड में अगर ए का एक पार्टिकल बी के 2 से रिएक्ट कर रहा है तो 1 बार ब्लिंक करेगा। लेकिन अगर ए के 2 पार्टिकल बी के 4 से रिएक्ट करते हैं तो ये कितनी बार ब्लिंक करेगा? 2 बार ब्लिंक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसकी डिमांड क्या है रिएक्शन की? ए का एक पार्टिकल बी के 2 पार्टिकल। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल, और दूसरा क्या होगा? अगेन एक और पार्टिकल यहां से और 2 पार्टिकल यहां से, है ना। ठीक है, देखो ना ये वाला बच्चों, देखो ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हैं कि इसके 2 पार्टिकल हुए और इसके 4 पार्टिकल हुए, है ना। तो ये रिएक्शन क्या था? 1 पार्टिकल और 2 पार्टिकल। ये है डिमांड ऑफ रिएक्शन। जब ये 1 बार हो जाएगा तो ये 1 बार ब्लिंक कर जाएगा। जब ये 2 पार्टिकल्स कर रहे हैं 4 से तो ये 2 बार ब्लिंक होगा ना बच्चों, है ना। तो अब इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। यस और नो? दैट मींस कि पर सेकंड ये रिएक्शन 2 बार होगा। एक पार्टिकल 2 से, दूसरा पार्टिकल फिर 2 से करेगा, है ना। ठीक है, और इमीडिएटली क्या होगा? यहां पर कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, 5 पार्टिकल ले रहा हूं यहां पर,
5 पार्टिकल, तो बी के कितने लगेंगे? अगर ए का 1 लगता है तो बी के 2 लगते हैं, ए का 5 लगेगा तो बी का लगेगा डबल, डबल 10 लगेंगे ना। ए का 1, बी का डबल, 5 10, 2 4, 1 2, यस और नो। और ये एक जब रिएक्ट करता है तो ये एक बार ब्लिंक करता है, जब 2 बार रिएक्ट करेगा तो ये 2 बार ब्लिंक करेगा, और ये 5 पार्टिकल से बच्चों तो ये 5 बार ब्लिंक करेगा ना, यस और नो, है ना। और इमीडिएटली कितने बन जाएंगे यहां पर? 5 × 3 15। तो यहां पे सी के 15 पार्टिकल्स मिल जाएंगे। एक से कितने मिलते हैं? 3, 2 से 6, ट्रिपल मिल रहा है ना हर बार। देखो एक पार्टिकल कितने दे रहा है? 3, तो 5 कितने देंगे? 5 × 3 15। चलो एक बात बताओ, अगर हम कहते हैं यहां पर 7 है, ए के 7 पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं 1 सेकंड के अंदर, तो बी के कितने लगेंगे? अपने को डबल लगेंगे, 14। क्योंकि एक जब एक बार रिएक्ट करता है तो एक बार ब्लिंक करता है, 7 करेंगे तो 7 टाइम्स ब्लिंक करेगा बेटा, यस और नो। और एक देता है 3, 7 देंगे, 7 × 3 दैट इज 21 पार्टिकल्स। तो ये जो बच्चों मैं आपको इस गोले में लिख के दे रहा हूं दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है कि पहले केस में रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा 1, सेकंड केस में रेट ऑफ रिएक्शन है 2 पार्टिकल्स पर सेकंड, है ना, या 2 रिएक्शंस पर टाइम। इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन है 5 और ये इस केस में है 7। क्लियर हुआ बच्चों? एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम तब तक एग्जाम्पल लेंगे जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं आ जाती। चलो इधर बताओ, एक रिएक्शन और लेते हैं। ये रिएक्शन है ट्वाइस ए प्लस 3b गिविंग यू 4c। इस रिएक्शन की डिमांड क्या है बताओ बच्चों? इस रिएक्शन की डिमांड है कि ए के 2 पार्टिकल्स बी के 3 पार्टिकल से जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो ये जो अपनी एलईडी एरो है, ये जो अपनी एलईडी एरो है बच्चों, ये ब्लिंक करने लगेगी। दिस विल स्टार्ट ब्लिंकिंग जब डिमांड पूरी हो जाएगी। डिमांड क्या है बच्चों? ए के 2 पार्टिकल्स बी के 3 पार्टिकल से जैसे ही रिएक्ट करेंगे ये एक बार ब्लिंक कर जाएगी। मतलब कि ए का 2 पार्टिकल बी के 3 पार्टिकल से 1 सेकंड में रिएक्ट करते हैं तो ये एक बार ब्लिंक कर जाएगा। ठीक है, तो सुनो, देखो 2 पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स, इट विल ब्लिंक वंस, और जैसे ही होगा हमको सी के मिल जाएंगे 4 पार्टिकल। तो ये जो मैंने बनाया 1 सेकंड में, है ना, ये एक बार ब्लिंक किया है, तो दिस इज कॉल्ड, 1 इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। चलो बताओ जरा मुझको, वो छोड़ो। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर अपन लोग लेते हैं 10 पार्टिकल्स ऑफ ए, 10 पार्टिकल्स ऑफ ए, है ना, जब 2 रिएक्ट करते हैं 1 सेकंड में तो ये एक बार ब्लिंक करेगा, और 10 करेंगे तो ये कितनी बार ब्लिंक करेगा बच्चों? इट विल ब्लिंक 5 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं कहूं आपसे कि बी के जब 3 पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं तो ये एक बार ब्लिंक करता है, और अगर मैं 18 पार्टिकल्स बी के ले लूं तो कितनी बार ब्लिंक करेगा ये? 6, यस और नो? तो 6 इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इधर देखो, अगर सी के 4 पार्टिकल बनते हैं 1 सेकंड में तो ये एक बार ब्लिंक करता है। अगर हम इसके ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 16 पार्टिकल बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल 16 पार्टिकल बन रहे हैं तो कितनी बार ब्लिंक करेगा भाई? जब 4 पार्टिकल बनते हैं तो एक बार करेगा, 16 पार्टिकल बनते हैं तो ये 4 बार ब्लिंक करेगा बच्चों, यस और नो? 16/4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और लेते एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो पहले बता दूं आपको कि ये जो गोले में मैं लिख रहा हूं दिस इज कॉल्ड योर रेट ऑफ रिएक्शन। जिस रेट से ए गायब हो रहा है वो है 2 इस केस के अंदर, इस केस में वो है 2। जिस रेट से बी गायब हो रहा है वो है 3, जिस रेट से सी बन रहा है वो है 4। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है 1। तो डिमांड क्या है कि जैसे ही 2 पार्टिकल ए के 3 पार्टिकल बी से रिएक्ट करेंगे ये एक बार ब्लिंक करेगा। जितनी बार ये ब्लिंक करेगा पर सेकंड दैट विल बी कॉल्ड योर रेट ऑफ रिएक्शन। इधर देखो, जैसे ही 10 पार्टिकल रिएक्ट कर गए ए के, है ना, तो ये कितनी बार ब्लिंक करेगा? जब भाई 2 पार्टिकल रिएक्ट करते हैं पर सेकंड, ये एक बार ब्लिंक करता है। 10 पार्टिकल जाएंगे तो ये 5 बार ब्लिंक करेगा ना बच्चों यार, आधी टाइम, है ना। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। आ जाओ आ जाओ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अगेन इसको समझेंगे। ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी गिविंग यू 4c। बच्चों अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपकी लाइफ है जिंगलाला। मार्केट में किसी से जाके पूछ लो बच्चों कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, किसी को कुछ नहीं पता है। सिर्फ आड़े तिरछे 2-3 फॉर्मूले पता है, और जरा सा क्वेश्चन घूमेगा ना बच्चा भी घूम जाएगा बच्चों। अगर आपको चीजों की क्लैरिटी होती है ना तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होता। आपको क्वेश्चन वो कैसे भी दे दे, यू नो हाउ टू ट्रेस इट। तो ध्यान से सुनो बच्चों इस चीज को। एक बात बताएंगे, मैं सिर्फ यहां पे पार्टिकल्स लिखूंगा, इसके नहीं लिखूंगा, इसके लिखूंगा। एक बार मैं एक लिख रहा हूं, आप बताओ कि कितनी बार ब्लिंक करेगा? 10 पार्टिकल गायब हो रहे हैं के, कितनी बार ब्लिंक करेगा? डिमांड क्या है? जैसे ही 1 सेकंड में ए के 2 पार्टिकल गायब हो जाएंगे ये एक बार ब्लिंक करेगा।
अगर 10 गायब हो रहे हैं तो ये 5 बार ब्लिंक करेगा बच्चों, 5 बार, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर दूसरे केस में रहा हूं कि अगर बी के 15 पार्टिकल्स गायब हो जा रहे हैं, डिमांड क्या है, अगर जैसे ही बी के 3 पार्टिकल गायब होंगे ये 1 बार ब्लिंक करेगा, 15 पार्टिकल गायब होंगे तो ये अगेन ये 5 बार ब्लिंक करेगा। इधर देखो, अगर सी के 20 पार्टिकल बन जा रहे हैं, अगर 4 पार्टिकल बनते हैं तो ये 1 बार ब्लिंक करेगा, जैसे 20 पार्टिकल बनेंगे ये कितनी बार ब्लिंक करेगा, 20 डिवाइड बाई 4, यस और नो, अगेन 5। तो ये 5 कैसे आ रहा है, ये 10 क्या है, जिस स्पीड से, जिस रेट से ए गायब हो रहा है, ए के 10 पार्टिकल गायब हो गए ना, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो आपने जिस रेट से ए गायब हो रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया, 5। क्या किया होगा आपने इस 10 को 2 से, जो कि क्या है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे डिवाइड किया होगा। 10 डिवाइड बाई 2 विल गिव यू 5। सिमिलरली आप इधर देखो, जब ये 3 पार्टिकल बी के जब चले जाते हैं तो 1 बार ब्लिंक करता है, तो 15 जाएंगे तो कितनी बार ब्लिंक करेगा, 5 बार करेगा। कैसे आया ये, आपने जिस रेट से बी गायब हो रहा है, जिस रेट से बी गायब हो रहा है उसको आपने इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तब जाके 5 आया आपके पास। ठीक ऐसे ही 20 जिस रेट से सी बन रहा है उसको आपने उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है, आपके पास 5 आ गया है। तो बच्चों देखो, जिस रेट से ए गायब हो रहा है इसमें, है ना, मैं आपको लिख देता हूं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना है बच्चों, जिस रेट से ए गायब हो रहा है, दैट इज 10 पार्टिकल्स, है ना, 10 पार्टिकल्स है। अब देखो इधर, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी वो कितना है, 15 पार्टिकल्स। कितना है बच्चों, 15 पार्टिकल पर सेकेंड। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सॉरी नॉट डिसअपियरेंस, अपीयरेंस, क्योंकि सी तो बन रहा है ना, प्रोडक्ट तो बन रहा है, अपीयरेंस ऑफ सी कितना है बच्चों, वो है 20 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल पर सेकेंड। लेकिन बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं तो हर केस में कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 5। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला आपने, हर एक के रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस को आप उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे, यहां पर आप 10 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 5, यस और नो, 15 डिवाइड बाई 3 यू विल गेट 5, and this is 20 divided by 4, you will get again 5. So if you want rate of reaction, divide the rate of disappearance of reactant and an appearance of rate of appearance of product by their individual respective stoichiometric coefficients. You will automatically get what? You will automatically get what? Rate of reaction. तो अब आपको समझ में आया बच्चों। देखो इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं वापस से सेपरेटली आगे। देखो twice A plus 3B giving you 4C। तो जब A के 10 पार्टिकल जाएंगे तो B के 15 पार्टिकल लगेंगे और C के 20 पार्टिकल बन जाएंगे इमीडिएटली 1 सेकंड में। पर ये जो एरो है, एलईडी एरो है, ये 5 बार ब्लिंक करेगा बच्चों। आप इसको आप गौर करो, मैंने वही रिएक्शन लिखा है, कुछ लिखा है। 10 पार्टिकल्स A के, 15 पार्टिकल्स बी के और 20 पार्टिकल्स सी के लगेंगे और हर केस में रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा है, 5 आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बच्चों कोई भी रिएक्शन जो होगा वो तो एक ही रेट से होगा ना बच्चों। ऐसे थोड़ी होता है क्योंकि कार चल रही है तो उसके टायर अलग स्पीड से भाग रहे हैं, स्टीयरिंग अलग स्पीड से भाग रही है, सीट्स अलग स्पीड से भाग रही है। नो 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 नो, इफ अ कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड सपोज, है ना, तो जिस स्पीड से कार मूव कर रही है उसी स्पीड से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब भी चल रहे हैं ना बच्चों। कार जो है 10 स्पीड पे थोड़ी चलती है एक साथ एक बार के अंदर। उसी तरीके से अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन का एक ही रेट तो होगा एट अ गिवन टाइम, 10 रेट थोड़ी हो जाएंगे। हाँ क्या ना बच्चों। तो भाई रिएक्टेंट का गायब होना और प्रोडक्ट का बनना ये अलग हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम फॉर ऑल एट अ गिवन मोमेंट। एक रिएक्शन का एक समय में एक ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा बच्चों, एक ही स्पीड होगी ना, अलग अलग स्पीड नहीं हो सकती। हाँ, रिएक्टेंट के गायब होने की और प्रोडक्ट के बनने की स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम। और आपने क्या किया था, आपने यहां देखा था बच्चों कि ए का जो रेट है गायब होने का कितना है 10, बी का कितना है 15 और सी का कितना है 20।
लेकिन हर केस में रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है? 5। तो इस 5 को लाने के लिए अपने क्या किया है? हमने जितने भी रेट ऑफ डिसअपियरेंस हैं रिएक्टेंट के या रेट ऑफ अपीयरेंस है प्रोडक्ट का, उसको उनके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रखा है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं या जिस स्पीड से रिएक्टेंट गायब हो रहे हैं, आई मीन to get the rate of reaction, you should be dividing the rate of disappearance of reactants and the rate of appearance of product by their respective stoichiometric coefficients। इतना सा करना है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आप जाके पता करो अपने दोस्तों को और उनसे पूछो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो उन्हें कुछ नहीं पता है बच्चों, उनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता है। अब उस फॉर्मूले का करना क्या है ना, वो भी नहीं पता है। जब एग्जामिनर कुछ घुमाएगा ना, तो बच्चे से ब्लंडर होगा ही होगा। और देखो बच्चों, ऐसा है जिस एग्जाम में 18-20 लाख बच्चे बैठते हों, उस एग्जाम में बेटा क्लियर होना तो आसान तो नहीं होगा। काम सिर्फ सिंपल सा है बच्चों। अच्छा, बच्चा क्या करता है कि बच्चा शॉर्टकट ढूंढता है, ट्रिक्स बता दो, ये बता दो, वो बता दो। ये किसी काम की नहीं आती बच्चों, इनकी एक लिमिट है। साइंस के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको एक क्लियर हो गया ना बच्चों, आप बहुत बहुत पावरफुल बन जाएंगे, बहुत पावरफुल। आप जो चाहते हैं अगर आपको वो नहीं मिलता है और आप बहुत मेहनत करते हैं, आप यकीन मानिए बच्चों, थोड़ा सा होल्ड करिए और कंसिस्टेंट बने रहिए, आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। पर हार नहीं माननी बच्चों, क्योंकि तरीका तो यही सही है। क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारा रिवीजन करेंगे, हार नहीं मानेंगे। अब आप देखना, अगर आपको क्लियर हो गया तो यू विल फीलिंग वेरी पावरफुल कि अब बताओ किससे पंगा लेना अपने को, है ना? वही काम होता है बेटा अपना। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके किसी भी रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस कैन बी डिफरेंट, बट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेम एट अ गिवन मोमेंट। क्लियर अबाउट दैट? ठीक है, अब आओ जरा एक सवाल करते हैं, देखते हैं कि आपको आया कि नहीं आया समझ में। चलो देखो इसको, देखो ये बताओ, 3a प्लस b गिविंग यू लेट्स से 2c। अब आपको बताना है बच्चों यहां ब्लिंक कितनी बार होगा, बस इतना बता दिया आपने। ब्लिंक मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। अगर इसके 3 पार्टिकल गायब हो रहे हैं तो ये कितनी बार ब्लिंक करेगा बच्चों, बताओ जरा मुझको। इस रिएक्शन की डिमांड क्या है? इस रिएक्शन की डिमांड है कि 3 पार्टिकल्स ए के, एक पार्टिकल बी का जब रिएक्ट कर जाएगा तो एक बार ब्लिंक कर जाएगा ना बच्चों। जब इसके ए के 3 पार्टिकल गायब हो चुके हैं तो ये एक बार ब्लिंक करेगा और उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा 1, है ना? अगर मैं कहूं बी के हो गए 4, बी के 4 पार्टिकल गायब हो चुके हैं, डिमांड क्या है? एक पार्टिकल जैसे गायब होगा ये एक बार ब्लिंक करेगा। 4 पार्टिकल गायब हो रहे हैं तो ये ऑब्वियसली बच्चों 4 बार ब्लिंक करेगा ना, आगे ना। और देखो अगर मैं कहूं यहां पे कि इसके 10 पार्टिकल बन रहे हैं, 10 पार्टिकल सी के बन रहे हैं, इसकी डिमांड क्या है? 2 पार्टिकल बनेंगे सी के, एक बार ब्लिंक करेगा, इसके बन गए 10 तो ये करेगा 5 बार ब्लिंक। बच्चों क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया है। तुमने हर केस में जो रेट है, जिस रेट से ए गायब हो रहा है, जिस रेट से बी गायब हो रहा है या जिस रेट से सी बन रहा है, उसको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया है और आपके पास उस केस का रेट ऑफ रिएक्शन आ चुका है। यस और नो? यहां पे क्या किया आपने? 3 जो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है। 3/3 विल बी 1, 4 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 5। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब सवाल करेंगे। अब हम आगे बढ़ के सवाल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि N2 प्लस 3H2 गिविंग यू ट्वाइस NH3, ये एक रिएक्शन है, तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, ये कितना आएगा बच्चों, कोई बताएगा मुझे? ये आएगा आपका भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी बेटा जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये आएगा आपका चेंज इन, सॉरी ये आएगा आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अ गिवन टाइम, यस और नो? अच्छा, चूंकि ये N2 गायब हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है भाई, तो हम यहां लिखेंगे नेगेटिव साइन। क्या लगाएंगे बच्चों? एक नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन सिंपली मींस कि N2 कम हो रहा है, N2 डिसअपियर हो रहा है, N2 इज अ रिएक्टेंट। अगर पूछूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना आएगा भाई? जितना हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया
माइनस ऑफ DH2, जितना भी टाइम दिया आपने, दैट विल बी कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, ठीक है। एंड अगर पूछूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, कितना आएगा बच्चों? जितना अमोनिया बन चुका है और जितने टाइम में बन चुका है ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ? तो ये चीज क्या बता रही है आपको? ये चीज बता रही है आपको कि यहां पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है किसी गिवन टाइम में। यहां पर भी रेट ऑफ concentration of reactant is decreasing in a given time. Here the concentration of ammonia is changing in a given time. Yes or no? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, जितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ डिवाइड बाय द गिवन टाइम, सिंपल एज दैट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपियरेंस। लेकिन अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस, इनको इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे बच्चों इसमें कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 माइनस ऑफ dN2 अपॉन dt, ये तो है रेट डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है N2 का? 1 डिवाइड बाय 1 कर दो, 1 लिखो चाहे मतलब एक ही बात है, उतना ही आएगा। अच्छा, चूंकि मैंने आपको बता रखा था बच्चों कि जो रेट आएगा एट अ गिवन टाइम विल बी सेम, वो हर एक के लिए एक सा होने वाला है ना बेटा। ये अलग हो सकते हैं पर रेट तो एक ही आएगा ना बच्चों। तो आप चाहे इधर देखो, चाहे 10 गायब हो रहे हैं, चाहे 15, चाहे 20, है ना, लेकिन रेट तो हर एक के केस में सेम आ रहा है ना, 5। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑल दीज रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस दे आर कनेक्टेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन। और वो कैसे आएगा? वो आएगा हर एक के रेट ऑफ डिसअपियरेंस को और अपीयरेंस को उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा और वो एक ही वैल्यू आएगी। तो इस केस में देखो बच्चों, rate of reaction will be rate of disappearance of N2 divided by the stoichiometric coefficient, and this should be same as well over here, minus of DH2 upon how much? 3 dt. Yes or no beta? Yes or no? और ये कितना आएगा? DNH3 change in concentration, rate of formation of ammonia divided by the stoichiometric coefficient, that will be 2 dt. तो हमने जो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस हैं उनको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। यस और नो? और इसकी वैल्यू फिक्स आएगी बच्चों। लेट्स सपोज दिस इज से x, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो x होगा। और ये x कैसे आएगा? बाय डिवाइडिंग द रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर हुआ बच्चों? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? श्योर है ना? एक सवाल करो जरा, देखिए जरा, क्या ये आपको आता है कि नहीं आता है? मुझे बताएंगे कि ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिविंग यू ट्वाइस SO3। देखो बच्चों, कौन बताएगा कि अगर मैं लिखना चाहूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इज अ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट डिसअपियर होते हैं किसी भी रिएक्शन में, विल बी इक्वल टू हाउ मच? कैसे लिख सकते हो? by change in concentration of SO2 upon time taken। वो सिंपल सा रहेगा, by change in concentration upon time taken, that is called rate of disappearance। मान लो कि 10 पार्टिकल गए 2 सेकंड में, yes or no? तो 10 डिवाइड बाई 2 5। माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको? कि ये रिएक्टेंट है और ये गायब हो रहा है, ये खर्च हो रहा है रिएक्शन में। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 कितना आएगा? बाई माइनस ऑफ DO2 अपॉन टाइम टेकन। इतना सा करना है, कुछ नहीं करना है ना। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, भाई याद रखें कि
प्रोडक्ट तो अपीयर होंगे, रिएक्टेंट डिसअपीयर होंगे, तो कितना आएगा बच्चों बताओ जरा मुझको, DSO3 अपॉन 2DT। नो नो, दिस विल बी सॉरी दिस विल बी DT। जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिख रहे हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, बस वही करना है। बस नेगेटिव साइन लगाना है आपको रिएक्टेंट्स के आगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन आपको वही सिग्निफाई करता है बच्चों, ठीक है। इसके आगे के डिस्कशन में बताऊंगा कि आप नेगेटिव एक्चुअली क्यों लिखते हो, है ना, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं पूछूं यहां पे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या अपीयरेंस है ना, उसको उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, दिस विल बी माइनस ऑफ DSO2 अपॉन DT, ये तो हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2 शुड बी इक्वल टू, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू एक ही आएगी, भले इनकी वैल्यू डिफरेंट हो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सेम आने वाला है। मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम आएगा, तो आप जितने भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हैं या अपीयरेंस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं किससे, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो ये आ जाएगा DO2 माइनस ऑफ DO2 अपॉन DT, ये तो हो गया क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो कितना है 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 कितना है, DSO3 डिवाइड बाय DT, ये तो क्या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3। अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा और ये वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी सब, है ना, विल बी इक्वल टू सपोज से y, व्हाटएवर इट इज लाइक, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना, जो भी हो जाए। पर आपको एक चीज मुझे समझानी थी, वो क्या थी कि किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इन अ गिवन रिएक्शन कैन बी डिफरेंट, लेकिन ऑल विल हैव सेम रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टाइम। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपका एक काम रहेगा, आप ये सब रिवाइज करके मुझे मिलेंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बच्चों। Thank you so much बच्चों for being with me. Please keep on revising and keep on asking your doubts whatever they are, ना। Thank you बच्चों, God bless you all.